हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, एंड हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आई होप आपने जो 2 वीडियोस हैं वो देख ली होंगी अच्छे से। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ना, ये आपको क्लास 10th में भी काम देगा। डीएवी की बुक इतनी एडवांस है कि कुछ टॉपिक्स इसमें 10th क्लास के भी दिए हैं। अब आप सोचो कि अगर आप 8th क्लास में रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका 10th का भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो रहा है, तो इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से कैसे होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाले टाइम में और भी मैं वीडियोस जो बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में रिफ्रैक्शन ये होता क्या है और ये पहले ग्लास स्लैब क्या होती है। सबसे पहले ग्लास के बारे में समझते हैं कि ग्लास स्लैब होती क्या है। ग्लास स्लैब जो होती है वो ग्लास से मिलकर बनी होती है, नाम से आपको पता लग रहा होगा। और ये एक क्यूबॉइड की शेप में होती है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जैसे अगर ये है रेक्टेंगल की शेप में, अब आप रेक्टेंगुलर क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि इसके जो फेसेस होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा जो क्यूबॉइड होता है उसके जो फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रेक्टेंगल की शेप में होते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डस्टर है, तो अगर ये डस्टर ट्रांसपेरेंट होता और ये ग्लास का बना होता, कांच का बना होता, तो हम इसको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कह सकते थे। अब ग्लास स्लैब जनरली आप जब देखेंगे ग्लास स्लैब जो है वो थोड़ी सी उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, मतलब वो इतना चौड़ा होता है थिकनेस, है ना। तो होता वो रेक्टेंगुलर है। तो ऐसा ट्रांसपेरेंट अगर क्यूबॉइड है तो उसको हम ग्लास स्लैब कहेंगे, ट्रांसपेरेंट होता है। आप फिगर में देख पा रहे होंगे, इसको हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कहते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि जब लाइट वन मीडियम से अदर मीडियम में जाती है, देखो हमने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको याद होगी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स स्पीड चेंजेस और इट्स पाथ चेंजेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन कब होता है, जब मान लीजिए ये एयर है, ये एयर है बाहर, है ना, और ये ग्लास है। बात को जरा अच्छे से समझना, जो टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है ना। ये एयर है, ये ग्लास है। अब मान लीजिए यहां से लाइट अगर जाएगी, ग्लास में जाएगी लाइट, तो इसका ना, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। क्या होगा कि अगर लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो उसका क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम समझेंगे कि रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से होगा कैसे। तो इसके लिए आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, उस एक्टिविटी को समझेंगे। मैं बात कर रहा हूं एक्टिविटी नंबर 4 की, पेज नंबर 173 पे दिया हुआ है। इसमें एक टॉपिक पहले स्टार्टिंग में दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास स्लैब लिखा हुआ है। इसमें है अ पैरेलल फेस ग्लास स्लैब कैन बी इजीली यूज्ड टू स्टडी द बेसिक फीचर्स ऑफ फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी इसका मतलब ये है, देखो लाइन बाय लाइन भी आपको मैं थोड़ा सा बताता रहूंगा। ठीक है, कि जो पैरेलल फेस होते हैं ना ग्लास स्लैब के, मैं आपको बताता हूँ ये पैरेलल फेस होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, कांच की बनी हुई है, मतलब ग्लास की बनी हुई है। इसके ये वाला फेस और ये वाला फेस जो है ना पैरेलल फेस कहलाएंगे। ऐसे ये टॉप वाला फेस और बॉटम वाला फेस ये पैरेलल फेस कहलाएगा, और ये वाला फेस और ये वाला फेस ये भी पैरेलल फेस कहलाएगा। बात समझना है ना। तो पैरेलल फेस जो होते हैं ना, इससे हम रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब एक्टिविटी के थ्रू आप समझेंगे। मैं आपको एक पहले आइडिया थोड़ा सा दे दूं, जिससे आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ में आएगी। कि आप एक बात जरा समझिए कि अगर एयर से ग्लास में लाइट अगर जाएगी तो इसका पाथ चेंज होगा, यानी इसकी स्पीड चेंज होगी। और फिर जब लाइट ग्लास से एयर में जाएगी तो अगेन पाथ चेंज होगा। रिफ्रैक्शन तो होगा ग्लास स्लैब में। अब कैसे होगा, हम डेली लाइफ में कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसमें एक एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आप अपनी देखो, जब भी आपको स्टडी करनी है तो आप बुक खोल के बैठिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आपके सारे कमेंट में पढ़ता हूं, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। तो कोई भी टॉपिक में किसी भी तरीके से डाउट है, चाहे मैथमेटिक्स में चाहे साइंस में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जब तक आप नहीं बताएंगे, जब तक हमें पता है, हमें तो लगेगा कि आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं। कोशिश तो मैं पूरी करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं। तो अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी,
जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको साइंस के कराऊंगा डीएवी बोर्ड से रिलेटेड, तो उसमें जरूर उनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सारे कमेंट में पढ़ता हूँ। आपको कमेंट अगर कोई भी दिक्कत है किसी भी तरीके से, तो आप कोई भी अपना सजेशन दे सकते हैं, कैसी वीडियो लगी ये आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। पेज नंबर 173 की मैं बात कर रहा हूँ और आपने चैप्टर नंबर 10 ओपन किया होगा। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 4 है इस बुक में। ठीक है, इसमें कहा है गो इनटू अ रूम विच हैज थिक कर्टेन ऑन इट्स विंडो, यानी ऐसे रूम में जाना वहां पे थिक कर्टेन विंडो पे पड़े हुए हों। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, ड्रॉ द विंडो कर्टेन एंड क्लोज द डोर ऑफ द रूम, यानी जो विंडोज हैं उनको बिल्कुल क्लोज कर देना है, उसके ऊपर फिर उनको कर्टेन को डाल देना है, मतलब ऐसा रूम कर देना है। कुल मिला के इसमें बात ये कही गई है कि आपको ऐसा रूम कर देना है कि कोई भी उसमें लाइट अभी तक ना आए। अब फिर आपको क्या करना है इसमें आगे, लेट देयर बी जस्ट वन वेरी नैरो पिन होल ओपनिंग थ्रू विच अ फाइन पेंसिल ऑफ लाइट एंटर्स द रूम, यानी पूरा रूम क्लोज हो। अब अगर पूरा रूम क्लोज होगा तो पूरा रूम डार्क होगा, यानी इसमें अंधेरा होगा रूम में। तो इसमें ये कहा है कि बस एक छोटा सा होल हो, पिन होल, मतलब बहुत फाइनर इसमें कोई होल हो जहां से लाइट आ सके। अब एक बात जरा सुनो, मान लीजिए कोई रूम है, अब मेरी बात को जरा अच्छे से आपको समझना है। अब इसमें कहा ये बहुत बड़ा कोई रूम है, बहुत बड़ा कोई रूम है, ये आपका रूम है मान लीजिए। आपने सारी विंडोज को बंद कर दिया और कर्टेन, इसमें पता है हैवी कर्टेन्स के बारे में क्यों कहा है, हैवी कर्टेन्स के बारे में इसीलिए कहा है कि अगर हैवी कर्टेन्स होंगे तो उससे लाइट पास नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। तो हैवी कर्टेन होनी चाहिए जिससे लाइट ना आए सब तरफ बिल्कुल। अब इसमें कोई एक फाइनर बीम हो, बस इधर से जगह है, स्पेस है जहां से लाइट आ सकती है, बहुत फाइनर बीम, एक छोटा सा एक ऐसा होल हो जहां से लाइट आ सकती है। अब यहां से लाइट एंटर कर सकती है, मान लीजिए यहां से कोई लाइट आई, लाइट रही तो यहां से एंटर ऐसे करके लाइट कर सकती है, बस फाइनर बीम। अब इसके बाद क्या कहा है आपको ना, ये लाइट की जो रेज है ना, जो लाइट की जो रे आ रही है यहाँ से, बहुत फाइनर बीम से यहाँ से जो लाइट आ रही है ये आपको दिखेगी। पता है कैसे, जो रूम में जो डस्ट पार्टिकल है, शायद आपने नोटिस किया हो कि अगर पूरा रूम क्लोज है और उसमें एक फाइन बीम अगर लाइट की आ रही है तो लाइट वो विजिबल होती है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल की वजह से वो लाइट विजिबल होती है। आप एक बार पिक्चर में देखिए, इस तरीके से लाइट जो है ना विजिबल होती है। अब हमें क्या करना है कि लाइट का पाथ हमें दिख रहा होगा, इसे हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये लाइट जो आ रही है यहाँ से, इसमें हम ग्लास स्लैब रख देंगे, मतलब बीच में इसमें ग्लास स्लैब, ऐसे ग्लास स्लैब, इसमें ना क्या करेंगे हम, इसके लाइट के बीच में हम ग्लास स्लैब एक लगा देंगे, ऐसे ग्लास स्लैब। तो लाइट के बीच में आप जब ग्लास स्लैब लगा दोगे ना, तो लाइट फिर ऐसे नहीं जाएगी, डायरेक्ट सीधे नहीं जाएगी, अपना पाथ ये चेंज कर लेगी। मतलब अभी तो जब हमने ग्लास स्लैब नहीं लगाई थी तो लाइट सीधे जा रही थी, मतलब ग्लास स्लैब आप ऐसे बना सकते हैं थोड़ा सा, और इस तरीके से ये लाइट रे है। अब मैं आपको थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बात को जरा समझना। पूरा रूम क्लोज है, यहां से फाइन बीम ऑफ लाइट आ रही है, हमने क्या किया, इसमें एक ग्लास स्लैब बीच में लगा दी, ये हमने ग्लास स्लैब लगा दी। अब ठीक है, अब पहले तो लाइट जा रही थी सीधी, लेकिन जैसे हम ग्लास स्लैब लगा देंगे अब वो लाइट अपना पाथ चेंज कर लेगी, मतलब आपको दिखेगा कि लाइट अब ऐसे ना जाके थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई है, अब वो लाइट ऐसे करके जा रही है। ऐसा होता है एक्चुअल में, ऐसा होता है कि लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, लाइट तो स्ट्रेट पाथ में जाती है, सीधे जानी चाहिए थी, ये सीधे क्यों नहीं गई। एक्चुअल में एयर से जब ग्लास में लाइट गई तो वहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, ग्लास से फिर एयर में गई तो फिर अगेन रिफ्रैक्शन हुआ। दैट्स वाई उसने जो लाइट जो है उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बात आपको समझ में आई। अब थोड़ा सा पिक्चर से भी आपको समझना है कि किस तरीके से लाइट डिस्प्लेस हो सकती है। इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जैसे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन वो गई कैसे है, थोड़ा सा अलग हटके लाइट गई है। समझ रहे हैं ना आप इस चीज को। तो इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखो इस पूरी एक्टिविटी का मतलब क्या है, इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आता है। मैं एक ओवरऑल आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इस एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, कुछ जो फिजिक्स के फिनोमिना है ना, वो ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो जाता है, कई बार क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता है कि अगर लाइट रे यहाँ से, अब देखो आपको कि सर ये पूरा छोटा सा ही होल क्यों छोड़ा आपने, छोटा सा इसीलिए क्योंकि लाइट की रे आए लेकिन बहुत फाइन रे आई, तो कुल मिला के यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है। इस रिफ्रैक्शन को शो करने के लिए ये आपको एक्टिविटी बुक में गिवन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक और बात जरा समझना है इसमें, इस बात का ध्यान रखना कि जो एंगल है ना करीब करीब 30 डिग्री का होना चाहिए। आप ना ग्लास स्लैब को देखो, यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं
ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज कहां से बन सकते हैं, किस बात का आपको ध्यान रखना है, तभी तो आपको टॉपिक अच्छी से समझ में आएगा। बस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको ग्लास स्लैब ऐसे रखनी कि ये एंगल जो है ना करीब करीब 30 डिग्री का बने, 45 का भी बना सकते हैं, 60 का भी बना सकते हैं। लेकिन आपको कैसे ग्लास स्लैब नहीं रखनी है, फिगर में आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप ऐसे ग्लास स्लैब नहीं रखेंगे। जैसे लाइट रे ये आ रही है, ऐसे करके लाइट रे जा रही है, तो आपने अगर ऐसे ग्लास स्लैब रख दी है, ये ऐसे करके ग्लास स्लैब रख दी, अगर ये 90 का बनाती है तो फिर ये अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, क्योंकि जब ये लाइट ऐसे करके आएगी ना परपेंडिकुलरली, तो फिर वो सीधी जाती है। क्योंकि अगर एक बात जरा सुनिए, मैं आपको बताऊं कि अगर ये ग्लास स्लैब है, इसमें परपेंडिकुलर लाइट रे आ रही है ऐसे, तो फिर वो सीधी जाती है इस तरीके से, ठीक है। अगर रे ऐसे आती है तो फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट रे थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। क्या होगा कि लाइट रे थोड़ा सा क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगी, थोड़ा सा क्या होगा कि डिस्प्लेस होगी, यहाँ से इस तरीके से जाएगी। बात आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर नहीं रखनी है, यहाँ पे करीब करीब 30 या 45 डिग्री के एंगल से रखनी है, कुछ ना कुछ एंगल वैसा होना चाहिए। मतलब ऐसे आपको नहीं रखना है, आपको जो ग्लास स्लैब रखनी थी वो लाइट ऐसे जा रही है, तो आपको ग्लास स्लैब रखनी है उसमें ऐसे, फिर ये अपना पाथ चेंज करेगी। तो पहले थोड़ा सा ऐसे होगी लाइट रे, ऐसे करके जाएगी, फिर वो ऐसे करके जाएगी। तो ये आपको ऐसे करके लाइट रे आ रही थी ऐसे करके, लेकिन अपना पाथ वो चेंज करके ऐसे जाएगी। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है, विदाउट एनी हेजिटेशन आपको कमेंट करना है, जरूर कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स में क्लियर करूं, ठीक है। तो एक और बात जरा ध्यान रखना, अब इसमें आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, द बेंडिंग मे नॉट ऑब्जर्व इफ द ग्लास स्लैब इज नॉट सफिशिएंट थिक। इसमें एक नोट भी आपको दिया है ना, क्या दिया है कि जो ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस जैसे मान लीजिए ग्लास स्लैब है, इसकी जो थिकनेस है अगर ये बहुत ज़्यादा कम हुई तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता है कि ये पाथ चेंज ना हो, क्योंकि अगर जितनी पतली ग्लास स्लैब होगी उतना कम रिफ्रैक्शन होगा। जितनी ज़्यादा मोटी ग्लास स्लैब होगी, जैसे मान लीजिए थिकनेस है, अगर आपने ऐसे करके रखी हुई ग्लास स्लैब, तो ये थिक ज़्यादा होना चाहिए, ये थिकनेस इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, देख रहे हो, ये थिकनेस इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर थिकनेस कम है तो फिर उतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ये छोटी सी वीडियो है, एक एक्टिविटी के लिए मैंने आपके लिए बनाई थी वीडियो, एक्टिविटी समझाने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।